हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरण गोस्वामी। अगर आप लोग इस वीडियो पे क्लिक किए हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का ये वीडियो जो है ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। जैसे आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हो प्रश्न नंबर फर्स्ट, आर्थिक मैं आपको कलर चेंज कर देता हूं। देखो लिखा हुआ है आर्थिक क्रियाओं से क्या अभिप्राय है, प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का वर्णन करो। मतलब जो आर्थिक क्रियाएं होती है उससे क्या अभिप्राय है, मतलब उससे आपको क्या मिलता है, क्या होता है, और प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का वर्णन करो। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ आपको कोई नहीं बताने वाला है पूरे यूट्यूब पर, वो भी सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, तो चलो फिर मैं आपको पूरा समझा देता हूं। देखो आपको प्रश्न जांच कर लो, आर्थिक क्रियाओं से आपको क्या अभिप्राय है एंड प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का वर्णन करो। आप लोग प्रश्न नोट कर लो, फिर मैं आपको आंसर अच्छे से बताता हूं। देखो आपको उत्तर लिखना है कि वे सभी क्रियाएं जिनसे मनुष्य को धन प्राप्त होता है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। मतलब वे सारी क्रियाएं जिससे जो एक मैन है या वुमेन है या बॉय है, गर्ल है, जिन्हें मतलब उन सारी चीजों से धन प्राप्त होता है, वही क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होती है। जैसे खेती करना, नौकरी करना, आर्थिक क्रियाएं जैसे 3 प्रकार की होती है। मैं आपको तीनों प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को बताने वाला हूं। जैसे अगर आप लोग खेती करोगे तो भी आपको धन की प्राप्ति होगी, नौकरी करोगे तो भी आपको धन की प्राप्ति होगी। कैसे? नौकरी, जैसे आपके माता पिता सोचते हैं हमारा बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी करेगा, मेन टारगेट नौकरी करना है। लेकिन नौकरी करने से क्या फायदा है? धन कमाना। ठीक है, अर्न टू मनी, अर्निंग होती है, उससे आपको अर्निंग होगा। तो इसीलिए आपको नौकरी, अगर आपको कह दिया जाए आपको नौकरी दे दी जाए विदाउट अर्निंग के, विदाउट आपको कुछ रुपए नहीं दिया जाए, तो आप उस जो नौकरी को आप 2 कौड़ी का कहोगे। ऐसी नौकरी का क्या फायदा, आप यही कहोगे। जबकि आपका टारगेट है, आपके माता पिता सोचते हैं मेरा बच्चा नौकरी पा जाए। ठीक है, तो वही उससे हम लोग कुछ अर्निंग करते हैं, पैसे कमाते हैं, नौकरी करते हैं। खेती कर रहे हो तो उससे आपको अर्निंग होगा, आपको पैसे मिलेंगे, इसलिए आप खेती कर रहे हो। ठीक है, तो वही है आर्थिक क्रियाएं क्या है जिससे हमें धन की प्राप्ति होती है, जैसे खेती करना, नौकरी करना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये लाइन आप लोग नोट कर लो अगर आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, और नहीं नोट करोगे तो फिर आपका हानि है। तो आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, मैं आपको अच्छे से तीनों को समझाने वाला हूं। पहला समझ लो, प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं प्राकृतिक के सहयोग से जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, मतलब जो प्राकृतिक की सहयोग होता है, जिसमें मतलब जो प्राकृतिक होता है उसका सहयोग होता है, उन्हें प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे खनन कार्य एंड कृषि कार्य तथा मत्स्य पालन। जो मतलब प्राकृतिक है ना, वातावरण है, इसके सहयोग से जो भी आर्थिक क्रियाएं होती है उसे प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे जो खनन कार्य होता है एंड खाना खाने का कार्य, कृषि कार्य तथा मत्स्य पालन। ठीक है बच्चों, समझ में आया? पहला आपको आर्थिक क्रियाएं समझ में आ गई तो बहुत अच्छा है। ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरा मैं आपको समझाता हूं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं। मतलब प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं होती हैं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं होती हैं। आई होप कि देख लेते हैं तृतीयक आर्थिक क्रियाएं होती हैं। तो मैं द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं, देखो द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं वे प्रक्रियाएं हैं जो प्राकृतिक उत्पादों की सहायता से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करती हैं, द्वितीयक कहलाती हैं। जैसे जो प्राकृतिक उत्पाद होते हैं ना, प्राकृतिक उत्पाद की सहायता से मतलब विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करती हैं, जैसे कपास हुआ, कपड़ा बनना, लकड़ी, कागज, ये सब। ठीक है, तो अगर लकड़ी है, लकड़ी भी प्राकृतिक से प्रदान किया जाता है, कपास भी, कपड़ा भी आपका जो है ना किसी चीज से बनता है, धागा भी कहीं से प्राप्त किया जाता है। मतलब हर एक चीज जो मतलब प्राकृतिक वाला सब आ जाएगा प्राथमिक में, और प्राकृतिक से उत्पाद यानी कि उत्पाद होने वाला मतलब उत्पन्न होने वाली वस्तुएं जो है ना वो द्वितीयक क्रियाएं में आती हैं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं। अब नाम आता है तृतीयक आर्थिक क्रियाएं। तृतीयक आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो वस्तु का उत्पादन नहीं करती, बल्कि प्राथमिक या द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं से विकास की सहायता करती हैं। मतलब स्टूडेंट, इससे कोई वस्तु का उत्पाद नहीं होगा, जो प्राथमिक होगा, द्वितीयक होगा, उसी की सहायता से तृतीयक का विकास होगा, जो तृतीयक आर्थिक क्रियाएं होती हैं। जैसे मैं समझा दूं, परिवहन का साधन, जैसे रेलगाड़ियां हैं, बस है, मोटर है, बुलेट है और BMW है, ये सब जो है ना ये सब परिवहन के साधन है। बैंक की बीमा कंपनियां, जो बैंक में बीमा कराया जाता है कि बच्चे के नाम 1 लाख फेंक दो, हमेशा के लिए पड़ा रहेगा, तो वही है। ठीक है, तो फिलहाल आपको पूरी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
और अगर समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छा है। और फिर आगे बढ़े, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया ना, पहला क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो मैंने जो क्वेश्चन है ना उसे बढ़िया से कर दिया है कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो स्टूडेंट, ठीक है। देखो लिखा क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, पहाड़ी क्षेत्र में जो मृदा अपरदन है, मृदा का अपरदन होता है, उसके रोकथाम तो जरूरी है। अगर मृदा का अपरदन हो रहा है, नाश हो रहा है, तो आपको उसको रोकना जरूरी है। तो उसको रोकने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए। तो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के लिए रोकथाम निम्नलिखित कदम है। नंबर फर्स्ट, पर्वतीय ढाल है ना, पर्वतीय ढालों पे समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इससे समोच्च जुताई कहा जाता है। ठीक है, देखो बच्चों ये आपका पीडीएफ है, ठीक है। अगर मैं आपको अच्छे से समझा दिया हूँ, आई होप के समझ में आ गया होगा, ठीक है। और समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छा है। पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। जो ये पीडीएफ है ना उसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन समझना तो पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर अवनालिका जो है ना अपरदन को रोका जा सकता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है, ठीक है। सीढ़ीदार कृषियां काफी ज्यादा विकसित हैं, कहाँ, पश्चिमी और मध्य हिमालय में, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। देखो स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपको बनाकर लिखना पड़ता है, आपको याद करना काफ़ी हार्ड हो जाता है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ तो ज़्यादा ही आ जाए। यहाँ देखो तीसरा है, पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टी कृषि के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जाता है। इसमें बड़े खेतों की पट्टियों में बांटा जाता है, फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। ये पवन द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट समझ लो। देखो लिखा हुआ है, पर्वतीय ढाल पर बांध बनाकर जल प्रवाह समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जा सकता है। मृदा रोधक बांध अवनलिका के फैलाव को रोकती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। नोट करना चाहते हो तो आप लोग नोट कर लो, ठीक है। नोट कर लो क्योंकि नोट्स आप लोग जरूर बनाओ स्टूडेंट, ठीक है। सॉरी, अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए 3 स्टार की कैटेगरी में रखा गया है, तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन जरूर बताऊंगा, ठीक है, और अच्छे से बताऊंगा। कृषि की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। जो कृषि है ना, कृषि की प्रमुख समस्याएं क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखो भारतीय कृषि की खाद्य उत्पादन में घटती प्रकृति निम्नलिखित है। नंबर 1, काफी सारे पॉइंट्स होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, तो मैंने काफी सारे पॉइंट लिए भी हैं कि आपको एक पॉइंट ऐसा ना हो कि ना समझ में आए, ठीक है। देखो लिखा हुआ है, भूमि की उपजाऊ शक्ति का ह्रास, मतलब भूमि की जो ये हेडिंग है, इतना हेडिंग है, ठीक है, कि भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है ना उसकी शक्ति में हान हो रहा है, पावर उसकी घट रही है, ठीक है स्टूडेंट। तो वही यहाँ बताया जा रहा है। भारत की कृषि जो है ना, भूमि पर हजारों वर्षों से खेती की जा रही है, मतलब भारत की कृषि हो रही है तो जो भूमि है, भूमि पर हजारों वर्षों से खेती की जा रही है, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो गई है, जिससे जो भूमि है वो कम उपजाऊ हो गया है, मतलब उसमें उपज कम हो रहा है। अधिक रसायन तथा उर्वरकों का प्रयोग करने से भूमि उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, अगर हम अधिक रसायन और उत्पाद डाल दें तो भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है, लेकिन उस समय बढ़ जाती है, लेकिन जब ऐसे आप चलोगे तो बाद में उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाएगी, थोड़ा बंजर टाइप का हो जाएगा खेत, ठीक है। तो इसीलिए कम से कम इसका प्रयोग करें। हानिकारक होता है क्या, अधिक रासायनों तथा उर्वरकों का प्रयोग से भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, ठीक है। इसका कम प्रयोग करें रसायन का, ठीक है। दूसरा, मृदा अपरदन हो रहा है, तो ये भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मृदा अपरदन में कहना है, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का एक अन्य कारण मृदा अपरदन है। जो भारतीय कृषि है, भारतीय कृषि के पिछड़ापन है ना, उसका एक बड़ा कारण है मृदा का अपरदन। पेड़ों को काटने, पशुओं द्वारा अति चराई से पानी तथा हवा के तेज बहाव के कारण मृदा अपरदन है ना,
दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट मृदा अपरदन। मृदा अपरदन में आपको क्या समझना है, मृदा का अपरदन होना, ठीक है। जैसे भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का एक अन्य बड़ा कारण है, एक अन्य बड़ा कारण है, ठीक है, मृदा अपरदन। क्या है? मृदा अपरदन। देखो स्टूडेंट, पेड़ों को काटने, पशु द्वारा अति चराई से पानी तथा हवा के तेज बहाव के कारण मृदा अपरदन तेजी से होता है। जो मृदा अपरदन है ना, वो तेजी से होता है और जिससे भूमि की खेती के योग्य नहीं रहती। जिससे जो भूमि है, वहाँ की भूमि है, वो खेती के योग्य नहीं रह जाती है, ठीक है। समझ में आ गया? तीसरा पॉइंट आप लोग समझ लो। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि खेती के पुराने उपकरण तथा ढंग से, जैसे खेती के पुराने उपकरण तथा ढंग से कि कई भागों में किसान अभी भी पुराने उपकरण से खेती करते हैं। मतलब पुराने उपकरण से खेती करते हैं। जैसे पहले हल चलाया जाता था, खेतों को जोता जाता था, लेकिन अब ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पहले सिंचाई आई होप दूसरी चीज़ों से की जाती थी, अब मोटर से सिंचाई की जाती है। तो वैसे अभी भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं पिछड़ेपन में हैं कि वो अभी पुराने ही चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे हल से ही जुताई करते हैं, ठीक है। तो पुराने उपकरणों से खेती करता है, जिससे कम उत्पादन होता है। अभी भी किसान मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे मानसून पर निर्भर करता है कि अगर बारिश होगी तो खेती होगी, वरना नहीं होगी। खेती को छोटा आकार, जो खेत होते हैं ना, फील्ड होते हैं, उसका छोटा आकार। भारत में अभी भी किसान गरीब हैं और उनके खेतों का आकार छोटा है। मतलब अभी भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके खेत जो है ना छोटे छोटे हैं, उनके पास ज़्यादा खेतें नहीं है, वो भी हैं जितने भी हैं वो छोटे छोटे खेत हैं, ठीक है। और उत्तराधिकार कानून के अनुसार खेतों का आकार और भी छोटा हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन आ जाता है। चौथा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है। जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं तथा गैर परंपरागत, दो चीजें मैं आपको समझाऊंगा इसमें, ये दोनों ऊर्जा स्रोत को समझाने वाला हूं, ठीक है। तो समझना, कोयला तेल प्राकृतिक गैस से उत्पन्न की गई ताप, जल, विद्युत तथा परमाणु शक्ति से आदि ऊर्जा के परंपरागत साधन है, ठीक है। जो कोयला होता है, विद्युत होता है, प्राकृतिक गैस होता है, इससे जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसे परंपरागत कहते हैं, ठीक है। और इन संसाधन का नवीकरण नहीं किया जा सकता। ये स्रोत सीमित तथा लगातार प्रयोग से समाप्त होने के कगार पर हैं। मतलब इनका लगातार प्रयोग किया जाता है, इसलिए समाप्त होने के कगार पर हैं, ठीक है। एंड सूर्य, वायु, ज्वर भाटे एंड बायोगैस, खेतों और पशुओं का कूड़ा करकट, मनुष्यों का मलमूत्र, ठीक है, एंड आदि ऊर्जा गैर परंपरागत है। ये सब ऊर्जाएं जो है ना गैर परंपरागत हैं, ये नवीकरणीय योग्य हैं और इसका बार बार प्रयोग किया जाता है। जो गैर परंपरागत है उसका बार बार प्रयोग किया जाता है और वो समाप्त होने के कगार पर नहीं है, जबकि जो परंपरागत ऊर्जाएं हैं वो समाप्त होने के कगार पर हैं, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों, 5वां नंबर है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अग्नि तथा कायांतरित चट्टान जो होते हैं में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। तो छोटा सा क्वेश्चन है, वो मैं आपको समझा देता हूं। अग्निय तथा कायांतरित जो चट्टानों में खनिज दरारों जोड़ों में मिलते हैं, छोटे जमाव सिराओं के रूप में और वृहत जमाव परत के रूप में मिलते हैं। वृहत जमाव यानी कि बहुत सारे जमाव के परत के रूप में मिलते हैं। इसका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर ढकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लॉन्ग क्वेश्चन था, सभी लॉन्ग क्वेश्चन थे और लॉन्ग क्वेश्चन आपको ऐसे कोई बताएगा नहीं, जैसा मैंने बता दिया है, ठीक है। और भी बताने का मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए। आपका बोर्ड एग्जाम नज़दीक है तो ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करा जाए। PDF मैं आपको दे दूंगा, आप क्या कीजिए, थोड़ा आप जाइए, मैं आपको PDF इसका दे दूंगा। कहाँ? आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, डाउनलोड कर देना, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मैं आपको ऐसे ही वीडियो लगातार देता रहूँगा।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।